मैं तो अपनी बेटी आभा के लिए ऐसा दामाद ढूंढूंगी, पूरा मोहल्ला क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बड़े धूमधाम से करवाऊंगी उसकी शादी। हाय मेरे महंगे सपने। हाँ, तुम्हारे महंगे सपने और तुम्हारे सपने के चक्कर में मेरा दिवाला निकल जाएगा। कुछ तो दया करो अपने पति पर, तुम्हारे चक्कर में मेरा दिवाला ना निकल जाए किसी दिन। ओ कम ऑन उज्जवल, हम इतने अमीर हैं, हमारे पास किस चीज की कमी है। हमारी इकलौती बेटी है, इसका हक है। मैं तो फुल एंजॉय करूंगी अपनी बेटी की शादी में। फिलहाल हम अपनी बेटी की पढ़ाई की बात करें, क्योंकि अभी वो पढ़ रही है। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी तब हम उसकी शादी का सोचेंगे। हाँ तो क्या हुआ, अगर मैंने अभी से अपनी बेटी के शादी के सपने देख लिए तो? मैं तो चाहती हूँ मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो। दुर्गा देवी अपनी बेटी आभा की शादी बड़े धूमधाम से करवाना चाहती थी, क्योंकि उससे अपनी अमीरी का दिखावा करना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन शांति आती है और कहती है, दुर्गा, मेरे पास तेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। उन लोगों ने तेरी बेटी को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो वहीं पसंद आ गई। जैसा मुझे देख रहा है, जैसे उन्होंने मुझे तेरी बेटी से बात करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया तेरी बेटी के बारे में। अच्छा, कैसा रिश्ता है? और तूने उनको बताया कि हम कितने अमीर हैं? देख, अगर हम जितने अमीर होंगे तभी मैं ये शादी के लिए मानूंगी। अरे हाँ हाँ, बहुत अमीर हैं, तुमसे भी ज्यादा अमीर हैं। तो बता, रिश्ता मंजूर है ना? तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। नहीं, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो हमसे ज्यादा अमीर हो। मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढो जो हमारे बराबरी का हो, वरना नहीं, ना हमसे ज्यादा हो और ना ही हमसे कम, बस हमारी बराबरी का होना चाहिए। दोनों बातें कर ही रही थी तभी वहाँ आभा कॉलेज से आती है। दिखने में बड़ी प्यारी थी, नैन नक्श दिखे। तभी शांति बोलती है, अरे लो, अभी नाम ही ले रही थी और आभा आ भी गई। सच बताऊं तो दुर्गा, तेरी बेटी के लिए वो लड़का ठीक भी नहीं है। तेरी बेटी इतनी सुंदर है, ना जाने कौन सा राजकुमार आएगा। अरे मैं तो ऐसा राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगी अपनी बेटी के लिए, सारा जमाना देखता रह जाएगा और मेरी बेटी की शादी देखकर सब जल जाएंगे। बस माँ, इतनी भी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, नहीं तो मुझे राजकुमार तो क्या दूल्हा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कि हमारी आभा को दूल्हा ना मिले, और ये हो भी नहीं सकता। तुझे पता है ना, आज तेरे लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन तेरी माँ ने मना कर दिया, ये बोलकर कि हम उनके बराबरी के नहीं हैं। हाँ, सही तो कहा है मैंने। जब मेरी बेटी उनके घर जाएगी और वो ताना मारेंगे, तेरे घर वाले हमसे भी ज्यादा गरीब है, तो सोचो मुझ पर और मेरी बेटी पर क्या गुजरेगी। तेरी बेटी पर कुछ बीते या ना बीते, लेकिन तेरे दिल दिमाग में अभी से बहुत कुछ बीत रहा है। तीनों बहुत देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन दुर्गा देवी के घर कुछ लोग आभा को देखने आते हैं। तभी उज्जवल बोलता है, देखिए भाई साहब, आपको जो भी चाहिए मैं आपकी हर डिमांड को पूरा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्यों दुर्गा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अजी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर समधन जी को डबल डोर का फ्रिज चाहिए तो हम ट्रिपल डोर का फ्रिज देंगे। बस अपना मुंह खोलकर मांगे तो हम सब कुछ देंगे। आप इन छोटे मोटे चीजों की चिंता ना करें समधन जी। देखिए बहन जी, हम चाहते हैं कि आपका जो मन हो वही शादी में दे दो, लेकिन हमारी भी एक डिमांड है। शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ आने वाले बाराती भी हमारे होने वाले समधी के रुतबे देखकर नाम करें। अरे बहन जी, बस एक बार बोल कर देखिए, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप बस बताइए आपकी इच्छा क्या है। बहन जी, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी में कम से कम 30-40 लाख की सजावट हो। सब कुछ एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के एक एक ही बच्चे हैं और जो भी हैं इनका ही है। तो बस मेरी इतनी ही इच्छा है, और जो भी आप देना चाहते हो वो आपकी मर्जी। अरे बहन जी, बस इतनी सी बात, चलो ये भी हो जाएगा, हम ये भी कर देंगे। इतनी छोटी बात के लिए आप परेशान हो रही थी।
अरे दुर्गा, हमें तो दामाद बहुत महंगा पड़ गया, अब क्या होगा हमारा? उज्जवल की बात को दुर्गा इग्नोर कर देती है और कुछ देर बाद लड़के वाले भी चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उज्जवल अपना पूरा बाई खाता लेकर बैठा था और हिसाब कर रहा था। तभी वहाँ दुर्गा आती है और बोलती है, क्या बात है, क्या हिसाब लगा रहे हो इतनी सीरियसनेस के साथ? ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी भर की कमाई का हिसाब लेकर बैठे हो। हाँ, ऐसा ही सोच लो, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी पर लगा रहा हूँ, फिर भी मेरी कमाई कम पड़ रही है मुझे आज। क्या बात कर रहे हो? पैसे कम पड़ रहे हैं तो कहीं से उधार ले लो। अच्छा उज्जवल, हमें क्या हमारा होने वाला दामाद महंगा पड़ गया? बस, तुम तो अपना मुंह खोलने से पहले सोचती भी नहीं हो कि कब बोलना है और क्या बोलना चाहिए। तुम्हारे बोलने के चक्कर में हमें दामाद महंगा पड़ गया। अरे मैंने ऐसा क्या ही कह दिया जिससे दामाद तुम्हें महंगा पड़ गया? वैसे ये बात तो तुम सच ही कह रहे हो, सच में हमें दामाद महंगा पड़ गया। तो क्या आप शादी की डेट आगे बढ़ा दे? अरे पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। शादी की डेट बढ़ाने का मतलब है कि और भी ज्यादा टेंशन। क्या हम समदन जी से बात करेंगे कि हम इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे तो बेटी की शादी कैसे होगी? अरे पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बकवास कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो ये बताओगे? क्या तुम चाहते हो कि मेरी नाक कट जाए और मेरा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाए? अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो तो तुम ये नहीं करोगे बस। दुर्गा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये सब अपनी बेटी के लिए ही कर रहा हूँ। अरे इतना महंगा दामाद हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे बात करनी ही होगी। उज्जवल की बात सुनकर दुर्गा नाराज होकर चली जाती है और आभा दरवाजे के पीछे से अपने पेरेंट्स का झगड़ा देखकर सोच में पड़ जाती है और ऋषभ को कॉल करके मिलने को बोलती है। ऋषभ आभा का होने वाला दूल्हा है और अगली सुबह आभा ऋषभ से मिलने जाती है और कहती है, ऋषभ, मैं शादी नहीं कर सकती। हो सके तो आप अपने माँ पापा को ये बता देना और मुझे भी माफ कर देना। आखिर क्या हुआ आभा? कल तक तो सब कुछ सही था और सब खुश भी थे हमारी शादी का सोच के, और आज अचानक से ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ नहीं, बस मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। और हमने जितने भी दिन साथ में गुजारे हैं वो भूल जाना, कोई सपना समझकर। आभा, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे गोल गोल बातें ना मुझे समझ में नहीं आती है। तुम ना मुझे साफ साफ बताओ। अरे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम बता के तो देखो। तुम नहीं जानते, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमारी शादी धूमधाम से करवाएं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। बोल रहे हैं दामाद महंगा मिल गया। अरे पागल, तुम इतनी सी बात के लिए इतना कुछ सोचने लग गई? अरे यार, तुम मुझे बताती ना पहले। मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ और उनको कहता हूँ शादी का खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी शादी करवा दे, लेकिन करवा दे। नहीं, ये सारी बातें मैंने छुपकर सुनी है। उन्हें पता नहीं है कि मैं जानती हूँ इस बारे में, इसलिए मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी भी हो जाएगी और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आप तो तैयार हो ना शादी के लिए तुम? हाँ, अगर हाँ है तो बोल दो, हम कल ही शादी करते हैं। आभा भी मान जाती है और दूसरे दिन कोर्ट पहुंचती है। दोनों अपने अपने विटनेस लेकर आते हैं और कुछ ही देर में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद आभा और ऋषभ सबसे पहले आभा के घर पहुंचते हैं और बेल बजाते हैं। दुर्गा देवी दरवाजा खोलती है और हैरान होकर बोलती है, अरे ये क्या हुआ? तुम दोनों ने शादी कर ली और हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे क्या हो गया? कौन आया है? अरे आभा और दामाद जी, अरे अपनी आभा ने कोर्ट मैरिज कर ली है। मेरा पूरा सपना तोड़ कर रख दिया इस लड़की ने। ऋषभ और आभा ने शादी तो कर ली, लेकिन दुर्गा देवी कहाँ मानने वाली थी कि अब उसकी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पाई। लेकिन उसने उसका रिसेप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। उसके बाद सब मिलजुल कर रहने लगे। आभा और ऋषभ भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। अक्षय अपनी पत्नी अर्चना के साथ जयपुर का रहने वाला था। अक्षय पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल छिछोरों वाली थी। उसकी
इस आदत से अनजान उसकी पत्नी अर्चना उससे बहुत प्यार करती थी, उस पर बहुत भरोसा करती थी। अगर कोई भी उसके पति के बारे में कुछ भी गलत बोलता था तो उससे लड़ जाया करती थी। एक रोज सुबह के समय अक्षय जॉगिंग करके घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर अपने पड़ोस की 2 लड़कियों पर जाती है जो कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो गाना गाता है। छिचोरा पिया, छिचोरा पिया, छिचोरा पिया, मैं छिचोरा पिया। भैया अब तो आपकी शादी भी हो गई है, अब तो अपनी ये छिछोरों वाली हरकतें छोड़ दीजिए। अरे बहन, मैंने क्या किया? मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं ना, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? देखिए भैया, हम आज नहीं कई दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि आप जब भी हम कॉलेज से निकलते हैं आप रोज ना हमें देखकर गाना गाते हैं और छेड़ते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है। अगर आपने हमारी बात मान ली तो अच्छा ही है, वरना आपकी इस हरकतों के बारे में भाभी को बताना ही पड़ेगा। हाँ भैया, और इसे हमारी आखिरी वार्निंग समझिए। अगर आज के बाद आप हमें कॉलेज के टाइम पर ऐसे गाना गा गा कर छेड़ते हुए दिखाई दिए तो हम सीधे आपकी बीवी के पास जाएंगे और आपकी छिछोरी हरकतों के बारे में सब बता देंगे। अब आप जैसा छिछोरा पति पाकर भाभी के कर्म ही फूट गए हैं। तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर लो। अब तुम दोनों को ना गलतफहमी हो रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बस गाना गाते हुए आ रहा था, अब क्या मैं गाना भी नहीं गा सकता हूँ? और मेरी बीवी को ना मेरे बारे में सब पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए ना तुम्हारे कहने से ना मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा। दोनों लड़कियां इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद अक्षय भी वहीं गाना गुनगुनाते हुए घर वापस आ जाता है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। तभी उसकी बीवी अर्चना उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे छिछोरा पिया गाना गाते हुए सुनकर कहती है, ये क्या है? आप ऐसे गाने क्यों गा रहे हैं? आज से पहले तो मैंने कभी आपको ऐसे गाने गाते हुए नहीं सुना। यार तुम भी ना कितना सवाल पूछती हो। वो तो बस मैंने सुन लिया ना तो जुबान पर आ गया। अब क्या मैं गाना भी नहीं गा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको कभी गाते हुए नहीं सुना ना, इसलिए बोल दिया बस। आप नाश्ता करिए, आपको लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए। थोड़ी देर बाद अक्षय नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अक्षय की आदतों में कोई सुधार नहीं आता है। वो रोज सुबह के समय अपनी पड़ोस की लड़कियों को गाना गाते हुए छेड़ा करता था। तभी एक रोज परेशान होकर वो दोनों लड़कियां अपनी माँ उर्मिला को सारी बातें बता देती हैं, जिसे सुनने के बाद वो गुस्से में अर्चना के घर जाती है और उससे कहती है, बहू, मुझे तेरे पति से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। एक ही मोहल्ले में रहकर अपने ही पड़ोस की लड़कियों को छेड़ना क्या अच्छी बात है? तुम्हारा पति तो एक नंबर का छिछोरा निकला। आंटी जी, जो बोलना है मुझे बोलिए, लेकिन मेरे पति के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलेंगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। अच्छा नहीं, तुम्हारा पति एक नंबर का छिछोरा है, उसे मैं बचपन से जानती हूँ। सुमन के जाने के बाद भाई साहब ने बिल्कुल ही उसे बिगाड़ दिया है। इसीलिए कहते हैं चाहे लड़का हो या लड़की, माँ का साया होना बहुत जरूरी है। बस आंटी जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आप मेरे ही पति को बुरा भला कहती जा रही हैं। आज के बाद आप मेरे घर में कभी दिखाई भी मत देना और दरवाजा उस तरफ है, आप जा सकती हैं। मुझे आपकी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं है। कोई बात नहीं बहू, आज नहीं है, लेकिन जिस दिन अपने पति की हरकतें अपनी आंखों से देखोगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा। लेकिन तब तक देखना कहीं बहुत देर न हो जाए। उर्मिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय अर्चना रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी बहन रिया वहाँ आती है और उसकी नजर रसोई में खड़ी अपनी बहन अर्चना पर जाती है और वो चुपके से उसके पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रखती है, जिस पर अर्चना मुस्कुराते हुए कहती है, रिया, मुझे पता है तू ही है और कोई नहीं हो सकता। दीदी, आपने मुझे ऐसे कैसे पहचान लिया है? मैंने तो पीछे से आपकी आंखें बंद करी थी। पहली बात तो ये कि तू मेरी छोटी बहन है, तुझे पहचानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मम्मी पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि तू हॉस्टल से सीधे मुझसे मिलने आ रही है, इसलिए मैंने तुक्का मारा। क्या दीदी, मम्मी पापा ने तो सरप्राइज का मजा ही खराब कर दिया। अच्छा वो सब छोड़िए, जीजू कहाँ हैं? बस अभी आने वाले होंगे ऑफिस से, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अर्चना इतना कहकर चाय बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद अक्षय ऑफिस से घर आता है
और हॉल में अपनी साली को बैठे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाकर गले लगाते हुए कहता है, हाय, दिल को सुकून मिल गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है साली साहिबा जी। जीजू आप ये क्या कर रहे हैं? ये मत भूलिए कि आप मुझसे बड़े हैं। प्लीज आगे से थोड़ा लिमिट में। क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, तो पूरा ना सही आधा हक तो बनता है मेरा। जीजू आज इतने टाइम बाद मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आई हूँ। सोचा अब शायद आपकी छिछोरी आदतों में कोई सुधार आया होगा, लेकिन आप तो अभी भी नहीं बदले। पता नहीं आप जैसा छिछोरा पति मेरी दीदी को कैसे मिल गया। साली जी, अभी तो मैंने आपके साथ कोई छिचोरी वाली हरकत भी नहीं करी है, आपने कभी मौका ही नहीं दिया। अक्षय की छिछोरी बातें सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ अक्षय अपनी साली रिया को अपनी छिछोरी हरकतों से परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, जिससे परेशान होकर वो कुछ दिनों में ही अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और समय के साथ अक्षय की छिछोरी हरकतें कम होने की जगह और बढ़ती जाती हैं। मोहल्ले भर से लेकर अब वो ऑफिस की लड़कियों को भी परेशान करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज अर्चना अपनी दोस्त शालू से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे उदास बैठी देखकर कहती है, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे उदास क्यों बैठी हुई है? मुझे लगा नई नौकरी मिली है तो तू खुशी से पागल होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यार नौकरी से तो खुश हूँ, लेकिन बॉस से नहीं। मेरा बॉस एक नंबर का छिछोरा है। शादी हो गई है, फिर भी पूरे दिन ऑफिस में छिछोरी हरकतें करता रहता है। परेशान करके रख दिया है। पूरा दिन अपने कैबिन में बैठा कर रखता है और बकवास करता रहता है खाली। इस बात से अनजान शालू कि उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड का पति है, वो उससे सारी बातें बता देती है। दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक अर्चना की नजर शालू की ऑफिस स्टाफ की फोटो पर जाती है और उसमें अपने पति की फोटो देखकर वो शालू से कहती है, शालू, ये तेरे ऑफिस की फोटो में आदमी जो तेरे बगल में खड़ा है वो कौन है? यार यही साला तो मेरा बॉस है। देखना फोटो में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। एक नंबर का छिछोरा है साला। लेकिन तू पूछ क्यों रही है? क्योंकि यही साला मेरा पति है। अर्चना की बात सुनकर शालू के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अर्चना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने पति को सारी बातें बताते हुए कहती है, अब मुझे समझ में आया कि लोग मेरे पति को छिछोरा क्यों कहते थे। सभी ने मुझसे कहा कि मेरा पति छिछोरा है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज तो सच्चाई सबूत के साथ मेरे सामने आ गई। मैं ऐसे छिछोरे इंसान के साथ एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। तुम पागल हो क्या? तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हो। प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। अब सुनने और जानने के लिए बाकी क्या रह गया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसे निकलोगे। मैं तुम जैसे छिछोरे आदमी को अपना पति कभी नहीं मान सकती हूँ, और जब आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो मेरा इस घर में रुकने का भी कोई हक नहीं बनता। अर्चना की बात सुनकर अक्षय बहुत डर जाता है और अपनी छिछोरी हरकतों के लिए उसे दिल से माफी मांगता है। साथ ही अपनी छिछोरी हरकतों को सुधारने की कोशिश करने का भी वादा करता है। शाम के समय रूही हॉल में कंबल लपेटे बैठी टीवी देख रही होती है। तभी चैनल चेंज करते हुए टीवी पर न्यूज आने लगती है, जिस पर मंगल ग्रह की तस्वीर दिखाते हुए एंकर कहती है, जी हाँ, अब हमारे मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना दिखाई दे रही है। हमारे गुप्त सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जंगल के लोग अब मंगल पर जाकर बसने के बारे में सोचने भी लगे हैं। इस खबर से तो एक ही बात कही जा सकती है कि पहले जंगल में मंगल हुआ करता था और अब लोग मंगल ग्रह पर जाकर मंगल किया करेंगे। न्यूज चल ही रही होती है कि तभी रूही की माँ अलका वहाँ आकर चैनल चेंज कर देती है। तो रूही चिल्लाते हुए कहती है, क्या दिक्कत है आपको? आपने चैनल क्यों चेंज किया? मंगल ग्रह के बारे में बता रहे थे। तुझे कौन सा ससुराल बसाने हैं मंगल ग्रह पर? धरती पर रहकर पराये ग्रह के बारे में मत ही सोच, समझी? अरे आप ही तो कहती हो दूर की सोचा कर। दूर का कहा था, दूसरे ग्रह की नहीं। हाँ, आप तो बस मेरी सोच गली के नुक्कड़ से आगे जाने ही मत देना। उसमें भी एक कंडीशन कि 7 बजे से पहले घर में हाजिर हो जाइयो। आप भी ना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और उसकी शादी
सर्वेश नाम के लड़के से तय हो जाती है। शादी से पहले दोनों एक दूसरे से मिला करते थे कि एक रोज जब रूही पार्क में बैठी होती है, तभी सर्वेश अचानक से उसके सामने आकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना मैंने? नहीं, लेकिन मुझे ना कुछ कहना है। हाँ बोलो ना, तुम कहो तो चांद पर हनीमून की टिकट कटा लूं। नाना, चांद पर तो ना जाने कितने ही लोग चले गए, जैसे वो चांद नहीं सच में उनकी मामा का ही घर हो। पर मजा तो तब आता है जब मैं और तुम मंगल ग्रह पर हो। मंगल ग्रह पर? अच्छा कोई नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ। बोलने में क्या ही जाता है। ओ, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, बस कभी घमंड नहीं किया। अब तो तुम शादी की तैयारियां करो और मैं मंगल ग्रह पर हमारी पहली रात की तैयारी करता हूँ। तभी रूही उसे खुशी खुशी गले लगा लेती है। दिन गुजरते हैं और शादी की शुभ घड़ी आ जाती है। कुछ ही समय में पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो जाती है। शादी के कारण रूही बहुत थक जाती है और ससुराल पहुँचते पहुँचते उसे झपकियाँ भी आती रहती हैं। कुछ ही देर में रूही अपने ससुराल आ जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में कदम रखती है तो वो सामने कमरे की चार दीवारी ना देखकर एक बड़ा सा रॉकेट देखती है, जिसमें सर्वेश पहले से ही बैठा होता है और वो उसे बुलाते हुए कहता है, अरे देख क्या रही हो, आओ बैठो। याद है ना, मंगल ग्रह पर अपनी पहली रात है। हाँ हाँ, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज मैं अपने चांद को मंगल ग्रह पर लेकर जाऊंगा। आओ बैठो जल्दी। रूही भी किसी बात की परवाह किए बिना अपना लहंगा उठाए रॉकेट में बैठ जाती है और दोनों रॉकेट में बैठे मंगल ग्रह के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें लाल सी रोशनी दिखाई पड़ती है और दोनों खुश होने लगते हैं। थोड़ी देर में वो मंगल ग्रह पर उतरते हैं तो देखते हैं कि आसपास की सारी चीजें लाल ही लाल हैं और उन्हें वहाँ अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। तभी रूही उससे कहती है, सर्वेश, मंगल ग्रह तो सच में लाल है। मतलब देखो ना, यहाँ लाल के अलावा और कोई रंग दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ तक कि धरती भी लाल है। ओहो, मंगल पर आकर भी तुम धरती की बात कर रही हो। अरे मंगल ग्रह पर अपनी पहली रात का आनंद लो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला मंगल ग्रह का प्राणी उनके पास धीरे धीरे चलते हुए आता है, जिसे देख रूही और सर्वेश हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो पूरा लाल था। साथ ही उसके सर पर बालों की जगह बस एक लंबी लाल सी तार दिखाई दे रही थी जो किसी एंटीना की तरह दिखाई पड़ रही थी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, अचानक ही वो प्राणी बोल पड़ता है, मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। हम हैं मंगल ग्रह के मंगलू। मंगलू? ये मंगल ग्रह का प्राणी तो हमारी ही भाषा बोलता है। हाँ, लेकिन दिखता बड़ा अजीब है। हम अजीब नहीं, हम मंगली हैं। पर अभी तो तुमने खुद को मंगलू बताया, तो फिर अभी मंगली क्यों कह रहे हो? मंगलू तो हमारा नाम है, लेकिन मंगल के वासी होने के कारण हम मंगली हुए। अरे मंगलू हो या मंगली, हमें क्या करना। ये बताओ, मंगल ग्रह पर कोई होटल या रहने की कोई जगह है? मंगलू बताएगा नहीं, मंगलू लेकर जाएगा। चलिए मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वो मंगल का अजीब सा प्राणी उन दोनों के सर पर अपने जैसे एंटीना लगा देता है और अपने हाथ पर लगे एक बटन को प्रेस करता है, जिससे तीनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। दोनों खुद को हवा में पाकर हैरान हो जाते हैं और उड़ते उड़ते एक दूसरे से कहते हैं, मंगल ग्रह तो सच में बड़ा ही झक्कास ग्रह है। मतलब यहाँ के प्राणी चलते नहीं, उड़ते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। शादी का ये भारी लहंगा पहनकर जहाँ मैं चल नहीं पा रही थी, वहीं इस मंगल ग्रह पर उड़ रही हूँ। कुछ ही देर में वो उड़ते हुए एक जगह पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ लाल पर्दे लगे होते हैं। तभी मंगलू अपने हाथ का वो बटन प्रेस कर दोनों को वापस नीचे उतार देता है और उनके सर से एंटीना हटाकर वहाँ से चला जाता है। दोनों पर्दा हटाकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बेड रखा होता है जिस पर लाल सी चादर बिछी होती है। तभी रूही उससे कहती है, कितना रोमांटिक लग रहा है सब कुछ। रोमांटिक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता मंगल ग्रह पर कुछ ज्यादा ही गर्मी है? सर्वेश को बहुत पसीने आ रहे होते हैं तो रूही की नजर भी अचानक वहाँ रखे एक लाल से शीशे पर पड़ती है,
जिसमें अपने चेहरे को पसीने से तर देखकर वो कहती है, ये क्या हो रहा है? सच में मंगल ग्रह पर बहुत गर्मी है। मेरे मेकअप की तो बैंड बज गई। ऊपर से हर तरफ लाल चीजें और भी गर्मी कर रही है। सर्वेश, हमें वापस जाना चाहिए। पता चले गर्मी के मारे हम यहीं पिघल गए। हाँ चलो चलो। तभी दोनों उन लाल पर्दों को हटाते हुए वहाँ से पसीने पसीने हुए भागने लगते हैं और कुछ देर में ही अपने रॉकेट के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उड़ते हुए मंगलू आते दिखाई देता है। तभी वो दोनों फटाफट रॉकेट में बैठकर उड़ जाते हैं। वो चैन की सांस लेकर धरती की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी उनका रॉकेट जोर जोर से हिलने लगता है और दोनों रॉकेट से बाहर गिर जाते हैं। तभी रूही अचानक ही उठकर कहती है, नहीं नहीं, नहीं जाना मंगल ग्रह पर, नहीं जाना। तभी वो देखती है कि सामने उसका पति और सास बैठे होते हैं और उसकी शादी का जोड़ा भीगा होता है। ये देखकर वो कहती है, हम मंगल ग्रह से कुशल मंगल घर आ गए। मंगल? अरे 1 घंटे से तुम खराटे लेकर पसरी पड़ी हो। माँ ने तुम्हें जगाने के लिए कितने चांटे मारे, उनके हाथ लाल हो गए, लेकिन तुम नहीं उठी। फिर 1 बाल्टी पानी भी डाल दिया, लेकिन तुम नहीं उठी। और तुम अचानक इतनी गहरी नींद में कैसे चली गई? नींद में? यानी मैंने अपने सपनों में खुद को और तुम्हें मंगल ग्रह पर देखा? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? अरे कमरे में कदम रखते ही तू ऐसे गिरी मानो बेहोश हो गई हो। लेकिन जब तूने कराटे लेने शुरू किए तब जाकर पता चला कि तू नींद में है। अरे लेकिन नहीं नहीं सर्वेश, उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मंगल ग्रह पर लेकर जाओगे हमारी पहली रात के लिए। अरे यार वो बातें, वो तो मैंने ऐसी फेंकने के लिए कह दी। यहाँ मैं दूसरे शहर नहीं गया तो तुम्हें दूसरे ग्रह कैसे लेकर जाऊंगा? लगता है बहू तू अभी भी सपने में ही है। बोल तो 1-2 थप्पड़ लगा दूं। सभी बातें और अपने हालात देखकर रूही को यकीन हो जाता है कि वो सच में मंगल ग्रह पर पहली रात का सपना ही देख रही थी। लेकिन ये जानकर हैरान होने के साथ वो चैन की सांस भी लेती है, क्योंकि उसके इस सपने में आखिर में वो बहुत घबरा गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।